नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 2। इससे पहले दोस्तों हमने एक मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है जीएस में, तो इसको आप ज़रूर देख लें दोस्तों। जीएस पर एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ है, इसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अन्य जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों उनको भी आप ज़रूर देखिए, चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से हो यानी कि शिक्षण अभिरुचि से हो या फिर आपका उत्तराखंड से हो। ठीक है, तो ये सारे आपको दोस्तों मॉक टेस्ट जो है देखने हैं और यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, जौ, चावल, गेहूं, चना। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जौ। ठीक है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। याद रखेंगे, ऋग्वेद में यव शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऋग्वेद से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, आदिमानव ने सर्वप्रथम जो है किस पशु को पालतू बनाया था? तो आप सभी जानते हैं आदिमानव ने दोस्तों सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। देखिए, मानव ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रयोग किया? आपको बताना है, मानव ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन देखिए, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कॉपर, यानी कि तांबा जो है दोस्तों। याद रखेंगे, सी इसका राइट रहेगा। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। और सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन देखिए, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, मंसूर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो कौन था? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों मंसूर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट रहेगा, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो मंसूर कौन था? तो मंसूर दोस्तों जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ठीक है, याद रखेंगे, सी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो आपको मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया है दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना की गौतम बुद्ध ने दोस्तों। और बौद्ध धर्म में जो पिटक हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पर बात करें आपका सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ अभिधम पिटक हो गया, अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म के पिटक हैं। और इनकी रचना दोस्तों किस भाषा में की गई है? ऑप्शन देखिए, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, अर्धमागधी, या फिर प्राकृत भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बौद्ध ग्रंथों में जो पिटक है दोस्तों, इनकी रचना जो है किस भाषा में की गई है? तो इनकी रचना की गई है पाली भाषा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। याद रखेंगे, इसमें सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, विनय पिटक जो है दोस्तों, इनकी भाषा जो है किस भाषा में इनको लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। और पाली भाषा के बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, पाली जो है सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका पाली रहेगा, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपका हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति हो या फिर आपका साथ ही साथ राष्ट्रपति के अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो सारे दोस्तों ये फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने होंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 61, 75, 76, या फिर 85। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी जानते हैं, 6 का राइट आंसर रहेगा आपका
अनुच्छेद 61, ए ऑप्शन राइट रहेगा। याद रखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो वो लगता है दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बात करें दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का? प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों 3 यहाँ से आपको अनुच्छेद याद रखने हैं। एक तो अनुच्छेद हो गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आपने दोस्तों 2 अनुच्छेद और याद रखने हैं। अनुच्छेद आपका 72, ठीक है, एक मिनट, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 1, 2, 3। ठीक है, तो 2 चीज याद रखेंगे। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो अनुच्छेद 72 में है दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 72। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 1, 2, 3 की, तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1, 2, 3 में राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 72 में क्या है? 72 में राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 1, 2, 3 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है इस पर महाभियोग किस में चलाया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है, तो उसको याद रखेंगे 61। ठीक है, तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, यहां से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 भी आपका अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए 7 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, ठीक है, का प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 106, 108, 110 या फिर 112, तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का संयुक्त बैठक दोस्तों याद रखेंगे संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा 7 का राइट आंसर? अनुच्छेद 108। तो 20 का राइट रहेगा अनुच्छेद 108 में क्या है? अनुच्छेद 108 में क्या है दोस्तों? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 106। ठीक है, 106 किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 106 में क्या है? तो अनुच्छेद 106 में दोस्तों संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। यानी कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो हैं इसमें उल्लेख है अनुच्छेद 106 में। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में क्या है? तो अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों? धन विधेयक है। ठीक है, धन विधेयक, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक है आपका अनुच्छेद 110 में। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 112 की जो आपका डी में है, तो अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में है दोस्तों वार्षिक बजट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण इसमें मिलता है अनुच्छेद 112 में। तो ये चारों जो हैं अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो है आपका 108। ठीक है, 106 में क्या है? अनुच्छेद 106 में है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, और 110 में क्या है? 110 में है आपका धन विधेयक, और अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में है आपका वार्षिक बजट। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए जो है दोस्तों लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है अनुच्छेद की, तो आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन क्या रहेगा राइट आंसर बताइए?
अनुच्छेद 310, 312, 313 या फिर 315। तो राइट आंसर 8 का क्या रहेगा? 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 315। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आपको बताना है आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट, ट्रेड सेक्टर, क्रेडिट मार्केट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? आंतरिक व्यापार का मतलब होता है दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, तो याद रखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग जो है दोस्तों किससे संबंधित है ये बताना है आपने। ऑप्शन क्या रहेगा? राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। शेयर मार्केट, ट्रेड सेक्टर, क्रेडिट मार्केट या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका शेयर मार्केट। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आंतरिक व्यापार है ये किससे संबंधित है? ये शेयर मार्केट से संबंधित है, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए 2.2%, 2.4, 2.8 या फिर 2.9%। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का? आंसर कीजिए, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2.4%। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ऑप्शन देखिए मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? राइट आंसर क्या रहेगा? राज्य बताना है दोस्तों आपने जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों त्रिपुरा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा, याद रखेंगे त्रिपुरा जो है दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, पीली क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है पीली क्रांति? ये कई बार पूछा जाता है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? और यहाँ से कई क्रांति पूछी जाती है, जैसा आपका श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति, लाल क्रांति, ठीक है, गुलाबी क्रांति। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है पीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए अनाज, मत्स्य, तिलहन या फिर दुग्ध। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों तिलहन। ठीक है, किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है श्वेत क्रांति, आप सभी जानते हैं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है श्वेत क्रांति के साथ नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मत्स्य पालन से, यानी मत्स्य उत्पादन से या मत्स्य पालन से। ठीक है, मत्स्य पालन से। उसके बाद एक क्रांति और पूछी जाती है, आपका लाल क्रांति पूछी जाती है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति दोस्तों टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन। ठीक है, मांस। तो इसके लिए दोस्तों लाल क्रांति। साथ ही साथ दोस्तों एक पूछा जाता है आपको गुलाबी क्रांति। ठीक है, तो याद रखेंगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति अगर आपको पूछी जाएगी तो गुलाबी क्रांति संबंधित है आपका झींगा मछली से। ठीक है, किससे संबंधित है? झींगा मछली। ठीक है, याद रखेंगे झींगा मछली। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से, और एक और आपको याद रखना है हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, ये सारी क्रांतियां दोस्तों आपको याद रखनी है, यहां से आपको पूछी जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, सेवराई की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा 13 का दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों सेवराई की पहाड़ियाँ। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका। याद रखेंगे तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। ठीक है, सलेम। ठीक है, याद रखेंगे तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है सेवराई की पहाड़ियाँ, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये सेवराई जो शब्द है, सेवराई तमिल में क्या नाम है इसका, इस पहाड़ी का? तो याद रखेंगे तमिल में अगर पूछा जाता है, तमिल में इसका नाम है क्या है? सेरवराइन। क्या है? सेरवराइन। ठीक है, सेरवराइन पहाड़ियाँ। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? आपको बताना है पाल घाट। सुना होगा दोस्तों आप सभी ने नाम। पाल घाट जो है दक्षिण में है दोस्तों ये। ठीक है, दक्षिण में है पाल घाट। और ये किनके मध्य स्थित है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के मध्य, या फिर अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों उसका? राइट आंसर रहेगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है पाल घाट। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पाल घाट किनको जोड़ता है? ठीक है, इनकी जो पाल घाट दर्रा है ये किनको जोड़ता है, ये कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो पाल घाट दर्रा किनको जोड़ता है? याद रखेंगे केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि पालघाट दर्रा किनको जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज 15 क्वेश्चन ही लिए हैं दोस्तों। तो 15 क्वेश्चन नंबर देखिए आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 16 दिसंबर, 17, 18 या 19। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का दोस्तों? तो 15 का जो राइट आंसर है उसको आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है हाल ही में, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।